ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, आज हम सब क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट के बारे में पढ़ेंगे। अ गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे, उसके बाद अबाउट द रिलेशन के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम विस्तार से पैसेज टू पैसेज, लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। अ गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, visited India in 1950. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक न्यायाधीश थे जो विजिटेड इंडिया इन 1950, जो 1950 में भारत आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने यात्रा के दौरान वह न्यू दिल्ली से रानीखेत जो एक हिल स्टेशन है, कहाँ है हिल स्टेशन, हिमालय का एक हिल स्टेशन है, वहाँ तक इन्होंने यात्रा किया था। ही वॉज रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, वह वास्तव में श्रम के सपोर्टर हैं, मीन्स जो श्रमिक हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, रियलिस्ट हैं। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से बहुत प्रेम करते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। फैसिनेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध। उनको भारत की जो चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी, जो भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसके आकर्षण को क्या किया है, उनको फैसिनेटेड मीन्स होता मंत्र मुग्ध कर लिया है। अ गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे। अ गर्ल विद ए बास्केट उनका एक प्रसिद्ध निबंध है जो आप सबको पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अबाउट द रिलेशन के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। अ गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। अ गर्ल विद ए बास्केट या विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? द पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1950, 1950 में। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मीन्स 1950 में भारत के विभाजन के बाद वो भारत आते हैं, अर्थात भारत के विभाजन के बाद 1950 में भारत आते हैं। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी हु वर ड्रिवन अवे बाय द कम्युनल फैंटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। उस समय भारत में फुल ऑफ रिफ्यूजी, बहुत से रिफ्यूजी हैं, बहुत से शरणार्थी आ गए हैं। हु वर ड्रिवन अवे बाय द कम्युनल फैंटिसिज्म पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सांप्रदायिक कट्टरवादिता के भय से भागकर चले आए हैं। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, उनका एक बहुत बड़ा अद्वितीय अनुभव एक रेलवे स्टेशन पर इसके बारे में होता है। मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस, बहुत से शरणार्थी बच्चे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, छोटे छोटे वस्तुओं को बेच रहे हैं, जैसे बास्केट, टोकरियाँ, फैंस, पंखे, जो किसके बने हुए थे, जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जैसे घास फूस से बने हुए थे, पत्तों से, लीफ से बने हुए थे, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ ए 9 ईयर्स, 9 वर्ष की एक बच्ची ने उनको काफ़ी अधिक प्रभावित किया। दिस एसे इज द कलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यह निबंध उनके इस महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस, अनुभव का एक रिकलेक्शन है जिसके बारे में पढ़ना है। वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका चैप्टर प्रारंभ होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। लेफ्ट हो गया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन,
and then by car to Ranikhet and Old British Army Hill Station located on a 6,000 route race opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। कह रहे हैं कि मैं बरेली तक ट्रेन द्वारा जा रहा था एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और वहां से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था। रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत प्राचीन ब्रिटिश सेना के पहाड़ी स्टेशन था जो लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रेंज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो बर्फ से आच्छादित हिमालय में 120 मील की दूरी तक फैले हुए रेज अपोजिट के विपरीत 6,000 फुट रेंज 6,000 फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड स्थित था। तो एक लाइन हम कह सकते हैं, मैं ट्रेन द्वारा बरेली जा रहा था और वहां से कार द्वारा रानीखेत जा रहा था। रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत प्राचीन ब्रिटिश आर्मी सेना का स्टेशन था जो बर्फ से आच्छादित हिमालय के क्षेत्र में 120 मील की दूरी तक फैले हुए विपरीत शिखर के ऊपर 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। अर्थात जो ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है ये 6,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, अर्थात लेखक कह रहा जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो ट्रेन कैसी थी, द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीमी चल रही थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, ध्यान दीजिए, एट एवरी स्टॉप आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहला करता था। ध्यान दीजिए, द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट्स, पोर्टर्स, वेगर्स, हाकर्स। प्लेटफार्म्स विभिन्न प्रकार के लोगों जैसे सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, पोर्टर्स, कुलियों, बेगस, भिखारियों, हाकर्स, फेरी वालों से वर पैक्ड, बिल्कुल भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था, अर्थात ये सब रिफ्यूजी थे जो पैदल ही अपनी यात्रा प्रारंभ करके आ गए थे भारत। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, जिनके कपड़े बहुत ढीले थे, सफेद थे, अर्थात कहने के तात्पर्य फटे पुराने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, विलियम सी डगलस कह रहे हैं, मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था। बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे उसमें से एक व्यक्ति ऐसा मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं बोल सकता था जितना कि मैं बोल सकता था। कहने का से वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम संसार की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उन दिनों घटित होने वाले समाचार के प्रत्येक मुख्य बिंदुओं के बारे में बात कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है संसार में जो घटनाएं घट रही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था, और जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो घटनाएं, जो समस्याएं, कौन किसको भोजन मिला, किसको नहीं मिला, क्या समस्या, इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहा था। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वर ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेन ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं नेशन अर्थात राष्ट्र की, किस राष्ट्र की, भारत की राष्ट्र की नस, उसके पल्स को, उसके नब्ज को गेट ए फील, टटोलने का ट्राइंग प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेन ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और ऑफिशियल एटीट्यूड सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्टों के अनुसार उसका क्या कर रहा, उसकी अपनी राय के अनुसार चेक कर रहा था क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। The route lay through one of the richest of India's agriculture areas. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level, but tropical. ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय, गर्म क्षेत्र। The route lay, जाने वाला मार्ग, ठीक है, थ्रू यद्यप, होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट, बहुत धनी, इंडियस एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के कृषिगत क्षेत्रों। तो कहने का तात्पर्य है
जिस मार्ग से लेखक जा रहा था उसके बारे में वर्णन कर रहा है कि यह मार्ग अर्थात रानीखेत जाने वाला मार्ग क्या था, भारत के सर्वोत्तम धनी कृषि क्षेत्रों में से वन था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से क्या था, 1000 फुट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन इस कैसा था, गर्म क्षेत्र था, उष्ण कटिबंधीय था। दी गंगा, ध्यान दीजिए, दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, तो दी गंगा यहाँ तात्पर्य है एज वाटर, ठीक है, गंगा में क्या है, वाटर है। गंगा का जल क्या था, भूरा था, अर्थात इसमें रेत मिला हुआ था। सॉल एंड फ्लूड वाटर्स, और बाढ़, सॉल एंड विथ फ्लूड वाटर्स, जो बिल्कुल बाढ़ से उमड़ रहा था। इट ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो चावल के हजारों एकड़ चावल के क्षेत्रों को ओवरफ्लो, अनडेटिंग मीन्स फ्लूडिंग, पूरी तरीके से डुबो रखा था। टू द नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, उत्तर में जंगल थे जो जहां पर एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास बहुत बड़े फैले हुए थे, बड़े बड़े। हायर देन मैनस हेड, जो व्यक्ति के सिर के से भी बड़े बड़े थे, ऊपर थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, ध्यान दीजिएगा। एंड अनब्रोकन, बिना टूटे हुए, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो अनब्रोकन, इसके सिवाय यहाँ पर वृक्षों के समूह, अर्थात जैसे आप कहते हैं बाग बगीचे, वृक्षों के भारी समूह भी थे। दी होम ऑफ टाइगर, अर्थात इन बगीचों में, इन बागों में, इन वृक्ष के समूहों में टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, चीते, हाथी, पाइथन्स अर्थात अजगर एंड कोबरास, जहरीले सर्प थे। Everywhere else there was flat and running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere else, इसके सिवाय, everywhere प्रत्येक जगह, there was flat, flat means होता चौरस मैदान थे, and running land running to the horizon, horizon में क्षितिज, जैसे आप देखते हैं, आप एक जगह स्थान से देखिए, ऐसा मानो प्रतीत होता है पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को स्पर्श करा। इट इज कॉल्ड हॉरिजन, अर्थात मानो लग रहा है कि पृथ्वी आकाश को स्पर्श कर रही, जो कि कहने का तात्पर्य है इसके सिवाय प्रत्येक जगह चौरस मैदान थे, जो क्या कर रहे थे, क्षितिज को स्पर्श कर रहे थे, या कह सकते हैं क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हियर, डॉटेड मीन्स बिंदुकांतित, तो बिंदुकित जो क्षेत्र थे, डॉटेड हियर जो किनारे किनारे क्षेत्र, एंड दियर बाई ये सेक्रेड बनियान ट्री, वहां पर पवित्र बरगद के पेड़ थे। आर बाई रो ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा पाकड़ के वृक्षों की कतारें थीं। सेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म्स के वृक्ष के समान, कहने का तात्पर्य जैसे अमेरिका में एल्म्स वृक्ष पाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर बनियान ट्री पाकड़ के पेड़ थे जो कि एल्म के आकार के थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक मीन्स होता है घने, ट्विस्टेड मीन्स होता है ऐंठे हुए, ट्रंक्स मीन्स तने, जिनके जो तने थे घने और ऐंठे हुए थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज क्लाइंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, मंकीज बंदर, जिसमें से कुछ क्या थे, देम मदर्स माताएं थी, अर्थात मादाएं थी, मादाएं मीन्स बंदर में नर मादा, तो माताएं थी, विद बेबीज अपने बच्चों को क्लाइंगिंग में चिपकाए हुए, अपने पेट से चिपकाए हुए थी। राइडिंग अंडरनीथ सोइंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और पेड़ों से कूद करके, सवार होकर के वो स्टेशन पर चले आते थे। फॉर लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में चले आती थी। दी विलेज बीच पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग्स, लेखक कह रहा है
जिन गांव से हम गुजर रहे थे वो गांव हेड वॉल्स मेड ऑफ मड विद वाटर एंड काउ डंग। उन गांव की दीवारें गाय के गोबर से पुती हुई थी। गाय के गोबर तथा मिट्टी से बने हुए थे उसकी दीवारें, और गाय गोबर से पोते गए थे, उसे क्या किया था, पेंट किया गया था, कह सकते हैं। दियर पीक्ड रूफ्स वर थर्ड मीन्स छप्पर होता है, पीक मीन्स होता है चोटी, अर्थात उनकी चोटियां, अर्थात उनके छत क्या थे, उनके छत पर छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोस, बम्बू बांस, पोस मीन्स होता है जो डंडे होते हैं, टाइड मीन्स बंधा होना, बंडल्स ऑफ ग्रास। तो कहने का आशय ये है कि बांस के डंडों में क्या थे, घास गुच्छों के रूप में बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, और जो कि अक्रॉस और उसके एक दूसरे दिशा की ओर बल्लियां लगी हुई थी, अर्थात बल्लियों के सहारे ये छप्पर थे, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। दैट दे द pumpkin vines that grew over them were in bloom, bloom मीन्स होता है फूलना फलना, फल होते हैं। उन दिनों कद्दू की लताएं विकसित हो रही थी, ब्लूम हो रही थी, और जब कद्दू की लताएं विकसित हो रही थी कैसे थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स, जो पीले ड्रेब बादामी दीवारों से क्या थी, ट्रेलिंग स्ट्रिंग्स से लटक रही थी। कहने के आशय ये है, जैसे आप गांव में देखते हैं कि छत है, आप देखें छप्पर के, या आजकल छत जो मॉडर्न टाइप के हैं, क्या करते हैं, नीचे से हम कद्दू को क्या करते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं, उनकी लताएं उस पूरे छत पर, रूप पर फैल जाती हैं, और फिर कुछ उसकी जो लताएं हैं नीचे की ओर लटकती हैं। ऐसा उसको अनुभव हो रहा है जब वो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैसा देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है रेस्टिकल, बाधा पहुंच जाना। एक स्टेशन पर मेरे बातचीत करने का जो सिलसिला था, क्रम था, वो लोगों से जो बातचीत करने का सिलसिला था वो इंटरप्टेड, रुक गया, बाधा पहुंची। एज सून एज, ज्यों ही, आई एलेटेड, मैं उतरा, आई अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गदर अराउंड हिम, छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओबन, हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट, रीड बास्केट स्टैंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स बास्केट, लीफ जो पत्तियों से, सरकंडे जिसे कहते हैं, कि बास्केट की बनी विद सिंपल डिजाइन, जो कि डिजाइन्स और विभिन्न प्ररूप से बनी हुई थी, अर्थात ये घास फूस से जो टोकरियां बनाई गई थी उसमें डिजाइनिंग की गई थी और पैटर्न, विभिन्न प्रकार के नमूने बनाए गए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठा उठा करके, शाउटिंग वर्ड, ऐसे शब्द बोल रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली दियर डे, लेकिन अस्पष्ट रूप से उनकी इच्छाएं प्रकट हो रही थीं। क्या इच्छाएं प्रकट हो रही थीं? कि मेरी टोकरी को आप ले लीजिए, क्योंकि यू आर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए आप बहुत अच्छा मार्केट हैं। कि आप देख रहे हैं कि अंग्रेज वेद को कोई देखता है तो लेकिन कोई भी बहुत अच्छा सूट बूट में है, अच्छा पहना हुआ है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी है, तो भिखारी क्या करेगा, उसी के पास जाएगा, और आप जानते हैं आप तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसा बच्चों का जो साइको है वो कर रहा है, मनोविज्ञान उनका काम कर रहा है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, ध्यान दिए, जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन विभाजन का डिक्रीड हुआ था, निर्णय हुआ था, डिसीजन हुआ था, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स आप कह सकते लाखों लोग, हंड्रेड्स थाउजेंड मीन लाखों लोगों ने देयर रूट्स स्टैंड फॉर देयर होम, अपने घरों को पुल्ड अप कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और नए निवास स्थान के लिए चल दिए थे। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, ध्यान दीजिएगा, 90 लाख लोगों ने
पाकिस्तान छोड़ दिया और केम टू इंडिया, भारत चले आए। किस लिए भारत चले आए? क्या उन्हें क्या दुख था? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक कट्टरवादिता के भय के कारण वे क्या किए? भारत चले आए। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and few belongings. Belongings means होता है वस्तुएं, ठीक है। कैरी मैन ले आना, ट्रैक मीन्स मार्ग। ध्यान दीजिए, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट, जब वे चले तो वे बहुत गरीब थे। दे वर पुअर एज, वे इतने गरीब थे, एज दे बिगेन, जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दियर लॉन्ग ट्रिप, अपनी लंबी यात्रा के दौरान। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वे जो कुछ लाए हुए थे उसमें था वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, बहुत थोड़ी सी वस्तुएं थी, जैसे अब खाने के अलावा जो कुछ हम अपने लिए रख लेते हैं। सून, शीघ्रता से। दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्रता से उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा के प्रारंभ करने के अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ही। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, मीन्स दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा के कुछ ही दिन बाद, फ्यू डे, कुछ दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वह सब द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, भूख के कारण क्या कह, रास्ते में गिरने लगे। वेयर दे फेल, जहां पर वे गिरे। एंड डाइड, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, वहीं वो एक्सपायर कर गए, पास डबे हो गए। कहने के तात्पर्य, जब वो पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए तो बहुत थोड़ा भोजन लाए थे, लेकिन रास्ते में उनका भोजन समाप्त हो जाता है, तो भूख के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा विलियम सी डगलस को अनुभव होता है। जब ही केम टू इंडिया इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत 1947 में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद 3 साल बाद वो आता है, उसमें भारत की 3 साल बाद तक क्या दशा है, ऐसा लेखक अनुभव कर रहा है। ध्यान दीजिए, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, लेखक कह रहा है कि ये बच्चे क्या थे, इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। अर्थात दी चिल्ड्रन सेलिंग मीन्स ये टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन दी सिटीज, वह अथवा उनके माता पिता अथवा उनके रिश्तेदार इन शहरों में इकट्ठा होकर के सिटिंग अब स्टॉल्स मीन्स होता दुकानें लगा करके, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, साधारण सी वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग करके बना करके, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स मीन्स बाजार में इन वस्तुओं को बेच करके अपने जीवन चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहां पर पहले से ही बहुत अधिक भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, वे कपड़े और घास से बने हुए शैडो छायों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी जो लाइंड है पंक्तियां गलियों में लगी हुई थी। कहने का तात्पर्य है वो कपड़े घास फूस से झोपड़ियां बना करके रह रहे थे कि अगर बारिश भी थोड़ा भी हो जाए तो ये झोपड़ी जो है, जो हट है, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agriculture family। ध्यान दीजिएगा, कह रहा दे लिव्ड दी पीजेंट्स अमंग दीज, इन शरणार्थियों में से कुछ पीजन से किसान थे। हैड बीन टू लिटिल ऑल दियर लिस्ट फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, जो कि अपनी वार्षिक मीन्स कृषि परिवार की जो वार्षिक आमदनी थी उससे बहुत थोड़े से चलाने में, अपनी जीविका चलाने में अकस्टमेड अभ्यस्त थे। डज नॉट एक्सीड, और इन कृषि कार्य करने वाले परिवार की जो आमदनी थी ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, एक वर्ष में औसतन $100 से भी ज्यादा एक्सीड नहीं थी। एक्सीड मीन ज्यादा, मच नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर
makes 30 cents a day or less than $2 a week in औसत आकुशल, आकुशल जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी हुनर नहीं है, औसतन आकुशल मजदूर की क्या है, एक दिन की मजदूरी 30 सेंट थी, अथवा लेस देन $2 से भी, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम थे। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There is one meal a day. दिन में केवल एक बार, पूरे दिन भर में केवल एक बार इन्हें भोजन मिलता था। उस भोजन में क्या था? एन ऑनियन, प्याज का एक छोटा टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स मीन्स विद मिल्क, थोड़े से मिल्क के साथ दाल की एक छोटा प्याला, परहैप शायद बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी का पनीर थोड़ा सा मिल जाता था। बिट मीन बहुत थोड़ा, सूक्ष्म भाग। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ना तो इन्हें चाय मिलती थी, ना तो कॉफी, ना तो फैट चर्बीदार वस्तुएं जो खाने की चीजें, ना स्वीट, ना मिठाई और ना ही मांस मिलता था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। ध्यान दीजिएगा, लेखक कह रहा है $100, $100 एक वर्ष में एक सप्ताह के हिसाब से $2 भी नहीं होते थे। इट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी सी रकम टोकरियां बेचकर कमाना बहुत कठिन था, और उन लोगों के में टू पीपल टू पुअर टू, जो क्या थे, इतने गरीब थे कि उन्हें खरीद ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तो एक अंग्रेज व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर टिड्डियों को तड़ाव क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं कि हमारी बस खरीदे, हमारी बस खरीदे हैं। एट दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह, कोई डाउट नहीं है, यही कारण है। दीज लिटिल, ध्यान दीजिएगा, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस। कह रहा, लेखक कह रहा है यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों के समान मेरे ऊपर डिसेंडेड हो गए, कूद पड़े, झपट पड़े, चारों तरफ घेर लिया। क्यों कूद गए? आई एन अमेरिकन वार डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड बीन। ध्यान दीजिए, मैं एक अमेरिकन था, वार डाउटलेस, निसंदेह में एक अमेरिकन था, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट, जो उनके लिए सबसे अच्छा बाजार प्रतीत हो रहा था, जिनको उन सब ने देखा हो, पहली बार देखा हो, ऐसा लेखक बता रहा है। ध्यान दीजिए, आई बॉट वन टिनी बास्केट, ध्यान दीजिए, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज। तो मैंने क्या किया, लेखक कह रहा, मैंने कुछ आनों में एक छोटा सा बास्केट खरीद लिया। अनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक दूसरा बास्केट कुछ अधिक में खरीद लिया। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर, ₹1 में वेस्ट पेपर, बेकार के पेपर को रखने के लिए एक सुंदर टोकरी खरीद लिया। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1 में सिलाई का सामान रखने की एक सुंदर टोकरी खरीद लिया। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और ध्यान दीजिए, एक आना अथवा 2 के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। पंखे आप जानते हैं जो कि पत्तियों से वगैरह से, घास फूस से बने हुए थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, इस प्रकार से मेरी भुजाएं पूरी तरीके से भर गईं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। बताइए। दी चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर ऑयर्स, बच्चे मेरे पास चिल्लाते हुए गुजरे। आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी की भांति था। कंप्लीटली सराउंडेड, और पूरी तरीके से चारों ओर से घिर गया था। अनेबल टू मूव, और इधर उधर नहीं जा सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत अधिक परिश्रमी, एग्रेसिव बेंडर मीन्स आक्रामक, बेंडर मीन्स विक्रेता स्वभाव की, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, जो 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट विथ ए हैंडल, हैंडल, वो अपने हाथ में एक सुंदर टोकरी लिए हुई थी। एंड सी वांटेड ₹1.5 फॉर इट, वह इसके लिए
₹1.50 अर्थात 1.5 रुपये, अर्थात इसके लिए 1 रुपये और 50 पैसे अर्थात 1.5 रुपये वो चाहती थी, अथवा अबाउट 30 सेंट, लगभग वो 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, प्लीडर मीन्स आग्रह करना में गंभीरता, वह गंभीरता पूर्वक आग्रह कर रही थी, आग्रह इसलिए कर रही थी मेरी टोकरी भी ले लीजिए, मुझको भी कुछ पैसे मिल जाएं, मैं भी प्रसन्न हो जाऊं, मेरी भी जीविका चले। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वो आग्रह कर रही थी। एंड बेग्ड इन टोन्स, और अपने व्यवहार से ऐसा प्रार्थना कर रही थी, माँ याचना कर रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के हृदय को रिंग कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं पूरी तरीके से भर गई थी। आई हैड नो रूम, नो रूम मीन्स द प्लेस, और जिसके कारण से मेरे पास कुछ भी स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही किसी दूसरी टोकरी की भी आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, ना तो दूसरी टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरी को बैलेंस करते हुए अर्थात उसे संतुलन बैठाते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, ध्यान दीजिए, मैंने अपने बाईं भुजा में अपनी टोकरी और फैन को, पंखों को बैलेंस करते हुए, संतुलन करते। आई रीड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने हाथ से अर्थात राइट कोट में क्या पॉकेट में अपना हाथ डाला। एंड गॉट हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर रेजगारी, मुट्ठी भर फुटकर निकाला। पर है शायद 50 सेंट्स इन ऑल, ये लगभग शायद 50 सेंट थे। इन ऑल, जिसको आई डिपॉजिटेड इन दी बास्केट, जिसको मैंने उसकी बास्केट में, उसकी टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने खड़ी हुई थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं आपकी टोकरी को खरीद नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं आपकी टोकरी को खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में बता रहे हैं। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन के अनुसार, प्रतिस्थापन अर्थात विकल्प, इसलिए विकल्प के रूप में यह ग्रेचुटी या सब्सिडी एक्सटेंडेड बढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और उसी समय जैसा विचार करता है, दे देता है, उसी समय इसे बहुत जोर का झटका लगता है, इसकी आत्मा वही पिघल जाती है, मेल्ट। आई रियलाइज इट, मैंने तुरंत अनुभव किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, व्हाट आई हैड गिवन ऑफेंस, मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेस ऑन एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, बुक में रेड हर चिन, read into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. This child tonight, ये 9 वर्ष की बच्ची जो कि दाने कपड़े पहने थी, एंड एज ऑफ स्टारवेशन, जब जो भूखमरी के बिल्कुल नजदीक थी। रेज हार्टेड, अपनी ठोड़ी को उठाई। एंड रीड इनटू बास्केट, और बास्केट के सामने होते। एंड विद ऑल द प्राइड, और बहुत गर्व और ग्रेसफुल ऑफ लेडी, एक सम्मानजनक लेडी का परिचय देते हुए, हैंडेड द मनी बास्केट टू मी, और मुझे मेरा धन वापस कर दिया। फिर एक धन नहीं लूंगी मैं, ऐसा। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल यही एक कारण था कि आई कुड, जिसको मैं कर सकता। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। अर्थात ये एक ऐसी बालिका थी जो आपके पैसे को फ्री में नहीं लेना चाहती थी, उसकी वस्तु आप लेंगे तभी लेंगी। यही चीज विलियम सी डगलस की आत्मा को इम्पैक्ट कर देती है। सी विक्ड हर आइज, वह अपने आंसुओं को वाइप्ड करते हुए, पूछते हुए स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, हर जो कुछ घास की झोपड़ियां दिखाई दे रही थी, बनी हुई थी। दैट की वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया, बताया।
आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण है नेहरू जी, यही एक कारण है, आई हैड फॉल इन लव विद इंडिया, जिसके कारण से मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। अर्थात सीधी सी बात है, भारत को लोग ईमानदार हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। ठीक है, ये जो लास्ट पैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड ऑफ 2021. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty and educated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. The people I saw in India. आई स्टैंड फॉर विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस कह रहे हैं, दी पीपुल, जो लोग, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दो इन दी विलेज, जो गांव में रहते थे, एज वेल एज, इसके साथ साथ दो इन हाई ऑफिस, जो उच्च पदों पर आसीन थे अर्थात ऑफिस में काम करते थे, है बोथ प्राइड, वह सब प्राइड, गर्व एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, श्रेष्ठ और नागरिकता की श्रेष्ठ भावना से परिपूर्ण थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा और जो गांव में रहते थे, उसके साथ साथ जो ऑफिस में रहते थे, उच्च पदों पर आसीन थे, वह दोनों प्राइड, गर्व और श्रेष्ठ और नागरिकता की लाइवली सेंस की भावना से परिपूर्ण थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता की भावना भरी हुई थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, इस सुंदर बच्ची जो कि बॉर्न स्क्वेलर, जो बहुत गंदे स्थानों पर एंड पॉवर्टी, निर्धनता में पली बड़ी थी, उसका पालन पोषण हुआ था, अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और मैनर व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल अशिक्षित थी, उसका कोई भी एजुकेशन नहीं था, हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे दिस वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जो गर्म प्रधान, आत्मा प्रधान जो आत्मा है, जो बहुत भावना प्रधान जो आत्मा है, उसकी एक ग्लिम्पस, एक झलक दिखला दी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको ये पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको इस चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए यदि वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक ऑल ऑफ यू।